बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। सियासी महाजराई ने इस वक्त मुल्क की आला अदलिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मुअज़्ज़ज़ जजेस के एक दूसरे के खिलाफ फैसले और रेफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ वफाकी कैबिनेट ने भी आज एक हंगामी इजलास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। देखना होगा कि 9 जजेस से 3 तक का ये जो सफर हुआ, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का ये जो मामला है, इसके ऊपर आला अदलिया ने फैसला महफूज कर लिया और आइंदा आने वाले यानी कि कल बरोज मंगल इसको सुना दिया जाएगा। नेशनल असम्बली का इजलास होता है जिसमें वजीर कानून और वजीर आजम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से धुआंधार तकारीर थी और इसके साथ साथ हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आखिर मार्शल लॉ की चाप क्यों सुनाई दे रही है, इसके ऊपर आमिर साहब से हम बात करेंगे, तजिया लेंगे। आमिर साहब, मुतवक्की फैसला जो भी हो इसके ऊपर तो हम डिबेट करेंगे कुछ देर में, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक तरफ आला अदलिया से रहनुमाई मांगी जा रही है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि दबाव भी डाला जा रहा है कि मन मर्जी का फैसला किसी तरह मौसूल हो जाए। ये जंग ही है। ये आजकल मोमेंट्स का बड़ा जिक्र होता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि ये क्या सज्जाद अली शाह मोमेंट है, वो तो इत्तेज़ाज़ साहब तो कह रहे हैं ना मुनीर मोमेंट और कर्नेलियस मोमेंट, तो ये काफ़ी लोग तो आज मुशर्रफ मोमेंट की भी बातें कर रहे थे, बिलावल साहब जिस तरह कर रहे हैं। तो पहले तो ओवरऑल जो है आज वो बिल्कुल एक थ्रिलर फिल्म होती है ना, मिशन इम्पॉसिबल, तो उस तरह का आज माहौल था। मंजरनामा जो है ना वो बड़ा खौफनाक था कि असम्बली के अंदर ख़ास पहले अदालत पे आ जाएं, अदालत के अंदर एक अंदर बहस हो रही थी और एक बाहर लड़ाई जा रही थी कि आज वैसे चीफ जस्टिस के हक में काफ़ी बड़ी तादाद वकला की प्लेकार्ड्स हाथ में उठा के वहाँ पहुँची भी थी और वो बिल्कुल ये सॉलिडारिटी इस वक्त जो मेजॉरिटी नज़र आ रही है वकला बरादरी की कम से कम वो सीजे के हक में है, यानी कि 90 दिन के इलेक्शन के हवाले जो आइन कहता है, आइन के 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से वो ये उनके लिए 184 इस वक्त का इशू नहीं है, 90 दिन का ज़्यादातर के लिए इशू है, ये बहुत ज़्यादा है। उसके साथ में ही जो है और लोगों को रोका भी जा रहा था, रुकावटें थी, यहाँ तक कि फवाद चौधरी को ये अदालत में आगे कहना पड़ा कि जनाब ये लोगों को आने नहीं दिया जा रहा वकला को, तो चीफ सर ने टाला, उन्होंने कहा जी ये अदालत की हद तक हम देख लेते हैं, वकील आ सकते हैं, और बाहर जो है ना वो एग्जेक्टिव का मामला है, हमारा मामला नहीं है। और साथ में एक वकला कन्वेंशन जारी था जिसमें बिल्कुल यही वाले जज्बात जो वकला के का इजहार किया जा रहा था। एजाज हसन साहब ने अपनी यही बातें ये कि ये कॉर्नेलियस मोमेंट है या मुनीर मोमेंट है, ये इस पर बहुत ज़्यादा एक जोश जज्बात से इनकलाबी तकरीर वहाँ पर की गई। और असम्बली में एक और सीन चल रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जारहाना तकरीरें की हुई। आजम तारड़ साहब जो कानून वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा कि जी ये उजलत में फ़ैसला हुआ तो हम नहीं मानेंगे। वज़ीर आज़म ने उसको दोहराया भी और कहा जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने कहा कि फुल कोर्ट बनाएं, खुद अलग होने वाले जज को शामिल ना करें तो फ़ैसला कबूल होगा। टोटल डिफाइंस सही कर दिया है। बिलावल साहब 2 हाथ आगे चले गए, उन्होंने कहा कि जनाब अगर लार्जर बेंच ना हुआ तो फिर एमरजेंसी या मार्शल लॉ, मतलब हम ये डरते डरते इस तरह की बात भी करते हैं, शर्म मोमेंट की बात हो गई ना, तो वो उन्होंने तो खुला कह दिया कि जिस तरह एज ए वो जो कहा जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कबूल नहीं, चाहे एमरजेंसी चाहे मार्शल लॉ कबूल होगा। और ये दिन भी आना था कि पीपल्स पार्टी के लोग ये बात करेंगे जो आइन के अपने मुहाफिज समझते हैं, भुट्टो साहब ने आइन की को बनाया, बीबी शहीद जो है सारी उम्र आइन 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 कर रही थी, और उनके बेटा साहब आज ये फरमा रहे थे कि जनाब हमें 90 दिन का इलेक्शन कबूल नहीं है। लार्जर बेंच की जब बात करते हैं तो बात ये है कि यही तमाम लोग ये पिछले चंद दिनों में हफ्ता पहले की हफ्तों के अंदर जो है ये मुख्तलिफ बयान दे चुके थे। कायरा साहब फॉर एग्ज़ाम्पल ये फरमा चुके हैं कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है, ऑन रिकॉर्ड है, अगर निकालने प्रोड्यूसर साहब तो दिखा भी देंगे। ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी के 90 दिन के अंदर इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है। शाहिद खान अब्बासी साहब का ये बयान आया है कि वो ज़रूरी है, और भी काफ़ी PDM के लोग हैं जिन्होंने 90 दिन पर कहा हुआ है, मगर अब सारे मुकर गए हैं।
अब और बाय द वे MQM ने भी इन PDM की बाकी पार्टियों से उनका ये 2 पार्टियों का 90 दिन के खिलाफ है। ये दिन भी एक आना था कि आइन के साथ जो है MQM खड़ी है, जिसको पहले रदारे वतन तक कहा गया। तो आज वो कह रहे हैं कि जी हम आइन के अलंबरदार हैं और ये PDM की पार्टियां नहीं, ये सिर्फ 2 पार्टियों का मसला है, ये हमारा उसमें नहीं है। तो उसमें बात यह है कि अब सवाल ये है कि हुकूमत ने फैसला आने से पहले फ़र्ज़ कर लिया है, पहले ही फ़र्ज़ कर लिया कि ये उजलत कि क्या फ़ैसला आएगा, क्या फैसला आएगा, ये भी उन्होंने फैसला कर लिया। भी वेलकम कर लेते हैं इसी सवाल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल वो कर लेते हैं कि फैसला लगता है आज हुकूमत ने उनके जारहाना बयानों से ये कि उन्होंने फैसला कर लिया और फ़र्ज़ कर लिया कि क्या फ़ैसला आने वाला है, और कम वक्त में उनको ये नहीं मानेंगे कि इंतखाबात 90 दिन में हों। तो मेरा आपसे सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का फवाद चौधरी साहब, कि ये एक तरफ से ओपन डिफाइंस, इसके बाद कोई शक नहीं रह गया जो आज बयानात आए हैं, और ये हम और आप शायद क्योंकि अदालती मामला होता है, अब जब तक फैसला नहीं आता तो उस पर ओपिनियन नहीं देते, पर उन्होंने फ़र्ज़ भी कर लिया कि फ़ैसला क्या आना है, और उन्होंने कह भी दिया है कि जनाब हम जो है उजलत में फ़ैसला फुल बेंच का ना हुआ या लार्जर बेंच का ना हुआ, चाहे मार्शल लग जाए, हमें कबूल नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? आमिर भाई, लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और जब से ये नो कॉन्फिडेंस मूव इन्होंने फाइल की है उस वक्त से लेके अब तक अगर आप एनालाइज करें PDM के फैसले, नवाज शरीफ के फैसले, तो बंदा हैरान हो जाता है कि जो भी है, नवाज शरीफ 1985 से पाकिस्तान की सियासत में बड़े की प्लेयर है, लेकिन उन्होंने बड़े बचगाना फैसले किए हैं। और ये जो आज जुडिशरी के साथ एक पूरी लड़ाई खोलने का और इन्होंने जो किया है, वो भी जो है वो भी इसी का एक हिस्सा है। अब आप अगर 2015 के रूल्स उठा के देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो जो रजिस्ट्रार है उसको रिलीव करने का इख्तियार ही फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो सिर्फ जो है वो हो सकता है कि जब चीफ जस्टिस खुद जो है वो रिलीव करे उनको रजिस्ट्रार को, उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो रजिस्ट्रार को रखे या रिलीव करे। पूरी कैबिनेट मीटिंग अगर इसलिए हुई है कि रजिस्ट्रार को जो है वो बाहर बुलाना है, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी इस वक्त हालत क्या है। सो आई थिंक दे आर क्लूलेस, दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट टू डू। वो तो क्लियर है कि वो नहीं दे, मेरा ख्याल है दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कि जो भी फैसला आया, अगर उनके 90 दिन के इलेक्शन के हक में फैसला आया तो उन्होंने ओपनली कहा है कि हम उसको नहीं मानेंगे। मेरा आपसे जो सवाल है उसके बाद फिर अदालत के पास क्या चॉइसेस हैं, किस हद तक अदालत जाएगी, क्या प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन तो खैर बच गई है उस सेंस में, कह गया कि जी हमें अगर ये सहूलियात मुहैया कर दी जाएँ तो हम 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। मगर अगर ये कहते हैं कि जनाब जो आपका इसको फैसला ही नहीं कबूल, तो फिर अदालत के पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं? नहीं, देखें ना आमिर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के आइन में ये रिकग्नाइज नहीं है कि अगर आप ये कहें कि हम फैसला नहीं मानते तो ये तो रिकग्नाइज ही नहीं है ना। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको 100% इम्प्लीमेंट तो होना है। अब अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो फिर जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट इसको रिक्वायर करना पड़ा था वज़ीर आज़म। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह वो बार बार कहते रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि अगर मैंने फलानी चीज़ ना की तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, तो कल वो अदालत कह सकती है कि आपका नाम आज से यूसुफ रजा गिलानी है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उसकी में यही होना है ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आप फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद अगला आर्टिकल 204 में सुप्रीम कोर्ट तलब करेगी शहबाज शरीफ साहब को और उन्हें कहेगी कि आप फैसला नहीं लगा रहे। और दूसरा ये देखिए ना, ये काजी फायज ईसा साहब ने जो डायरेक्ट लेटर लिखा है हुकूमत को, ये भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स की सरीहन वायलेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इनके पास स्ट्रेटजी, सिर्फ डिफाइंस तो काफी नहीं है ना, डिफाइंस के साथ एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। इन्होंने अपनी विशेष को स्ट्रेटजी बना के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं होती। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी बड़ी वाज़ेह कर दी है। बिलावल साहब ने बयान दे दिया है कि अगर ये लार्जर बेंच नहीं बनाया गया
तो फिर इमरजेंसी या मार्शल लॉ का इम्कान है, वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? लेकिन ना मार्शल लॉ या इमरजेंसी शहबाज शरीफ या बिलावल साहब ने तो नहीं लगानी ना, वो तो लगानी है फौज ने। और क्या फौज सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान को खत्म कर देगी और पाकिस्तान में आइन खत्म कर देगी? मुझे नहीं लगता। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं क्या वो इस एक्सटेंट पे जाएंगे? मुझे उनके बारे में ये खुशफहमी है कि वो ये ऐसे इक़दाम में वो नहीं करेंगे। अल्टीमेटली ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, और वो जो इस तरफ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जाएंगे कि वो आइन को भी रोन दें, सुप्रीम कोर्ट को भी रोन दें। वो तावन कर रहे हैं हुकूमत के साथ, लेकिन अल्टीमेटली देखें एक हद तक ही बोझ उठाया जा सकता है किसी का। बिलावल भुट्टो साहब की तो जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसी है ना जैसे वो बच्चे बाहर खेलते हुए बारी देने में आउट हो जाते, कहते नहीं मैं अबू को बुला लूंगा। तो ये तो उनकी स्टेटमेंट तो ऐसी, कोई उसका सारे ना पैर है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त जो है वो मार्शल लॉ लगाने या सुप्रीम कोर्ट को रोंदने तक उसमें जाएगी। वो हमारी भी उम्मीद फौजी की आदत से यही है, मगर जो पीडीएम है और ख़ास तौर पे ये दो पार्टियां मेन जो हैं, आपके ख्याल में कोई एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इतनी जरूरत कर सकती हैं कि डिफाइंस किस लेवल तक जाएं? नहीं देखिए ना जी, वो डिफाइंस के लेवल पे तो वो जा रहे हैं, लेकिन वो सारा बोझ एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं। देखिए ना, आपने डिफाइंस करनी है, आप इनके साथ पब्लिक की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, तो फौज को क्या पड़ी है कि वो ये सारा बोझ, ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट की कमरदोरी हो गई है इनकी पॉलिसीज का बोझ उठाते उठाते। तो अब आपके ख्याल में जो सारा जो भी होता है, फिर हिस्ट्री जिस तरह जज करती है डिक्टेटर्स को, व्हाई वुड एनी आर्मी चीफ वुड डू दैट, वो भी दूसरे के लिए। इस वक्त तो जो हालात हैं वो तो ये है ना कि उन्होंने तो क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी है कि वो ये बोझ भी उठा लेगी। आई डाउट है। वो हम नॉर्मली कल फैसला आने वाला महफूज कर लिया उन्होंने, तो ये फैसले के मुतल्लिक बात नहीं नॉर्मली की जाती, मगर चूँकि उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया है कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन का आया तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, तो फिर आप बेसिकली कर रहे हैं कि शायद 190 के तहत फ़ौज अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगी। ज़रा आम आदमी को बता भी दें कि ये क्या है आर्टिकल की शेक। नहीं देखें ना, ये तो आर्टिकल 190 ये कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एड करने की और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की। सो जो भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एड करना है, और फौज भी ज़ाहिर है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो आज अगर वो फैसला करते हैं कि आपने ये इलेक्शन होने हैं और इतने दिनों में होने हैं, और इलेक्शन कमीशन को वो एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दें और वो कहें जी हर हफ्ता ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है आप इसको रिपोर्ट करेंगे क्या क्या इकदाम लिए गए हैं इलेक्शन कराने में, तो वो सारी अथॉरिटीज उनको जो है वो रिपोर्ट करने की पाबंद है, तो और फौज भी उनको रिपोर्ट करने की पाबंद है। तो देखे ना, सवाए मार्शल लॉ लगाने के बाकी तो कोई फिर और सोल्यूशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर निकलने का। और क्या मार्शल लॉ इन हालात में पाकिस्तान में लगा तो उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, पाकिस्तान के चैलेंजेस इंटरनेशनली और हमारे इंटरनली जो हैं क्या वो इतने छोटे हैं कि वो मार्शल लॉ उसको फेस कर सकता है। तो ये अभी पे ये जो इनकी डिफाइंस की एक कोशिश है हुकूमत की, ये इनके मुंह पे पड़ेगी और आप देखेंगे इनको जाना पड़ेगा। मेरा तो ख्याल है ये इनका आखिरी है। ये सारा दिन अदालत में थे तो ये उनका बार बार इस बात पे काफ़ी वक्त लगा कि जी हमें सुना नहीं गया, जी हमें दलाइल देने का मौका नहीं मिला। क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जब सारे वकील हो गए तो चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा उठने से पहले ये बात कही कि जी कोई रह तो नहीं गया और किसी ने कोई बात तो नहीं करनी है और इसमें ऐड तो नहीं करना, और कोई उस वक्त सामने नहीं आया। हाँ, सिर्फ ये था कि जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज के वकील थे, अकरम शेख साहब और फारूक नायक साहब और कामरान मुर्तजा, उन तीनों ने जो अपनी पार्टीज की पोजीशन थी कि हम अदम एतमाद करते हैं
उससे उन्होंने डिस्टेंस किया। उन्होंने कहा जी हम तो अदम एतमाद नहीं करते, हम प्रोफेशनल वकील हैं और ये जो लैंग्वेज यूज हुई है ये बिल्कुल इससे हम इत्तेफाक नहीं करते और हमें आप आर्गूमेंट करने दें। तो वो चीफ साहब ने कहा कि देखें मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, अगर आप इंडिविजुअल हैसियत में होते तो मैं जरूर सुनता, लेकिन अब मसला ये है कि आप इन पार्टीज के वकील हैं जो अदम एतमाद कर चुकी हैं। तो मुझे आप बताएं, आपका क्लाइंट जो है वो बेंच पे एतमाद नहीं करता तो आप क्या आर्गूमेंट करेंगे? अगर आप इंडिविजुअल हैसियत में करें तो यू आर मोर देन वेलकम। तो इसलिए फिर उनके आर्गूमेंट्स जो थे वो तो खत्म हो गए। अदरवाइज तो अगर आपने जो भी आपके जो रिपोर्टर है बड़े काबिल आदमी है, उनको आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि चीफ साहब ने तो एंड में कहा सबको कि कोई और चीज ऐड करनी। इरफान कादर साहब ने मतलब जितने सतही आर्गूमेंट किए उनको भी उन्होंने पूरी तवज्जो से आधा पौना घंटा लगा के सुना। हालांकि कोई और जज होता वो इरफान कादर साहब का लाइसेंस सस्पेंड करता और कहता कि आप घर गए, मैं आपको नहीं सुन रहा, लेकिन उन्होंने तो उनको भी बड़ा मौका दिया। चौधरी साहब, उसमें अदालत में तो सुप्रीम कोर्ट में तो क्लियरली नज़र आता है कि डिफरेंसेस हैं, और हालांकि जो डिफरेंसेस हैं उनके वो 84-3 पे हैं, मगर फ़िलहाल वो एक चाहे उनका असूली मौक़िफ़ है और बहुत अच्छा मौक़िफ़ है, बड़े अरसे से ये बात होती है कि जनाब ये इज्तिमाई फ़ैसला 184-3 की होना चाहिए, मगर इस वक्त वो आड़े आ रहा है एक और आइन की शिक के 90 दिन के अंदर करवाने की शिक जो है उसकी मुनाफी जा रहा है। और ये बार बार सारे दिन बहस अगेन एंड अगेन, पहले भी बात हो चुकी है कि जी 4-3 का फैसला है, 4-3 का, ये बहस ख़त्म ही नहीं होती। नहीं, वो तो बहस आज खत्म कर दी चीफ साहब ने जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप मेरा 27 तारीख का ऑर्डर पढ़े और मुझे बताएं कि जज जो है वो कैसे कंटिन्यू कर रहा था बेंच। जब एक बेंच ने फैसला कर दिया और चीफ जस्टिस साहब को कह दिया कि आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें, तो उसके बाद जो है वो पिछला बेंच तो जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं फंक्शस ऑफिशियो हो गया, यानी वो तो खत्म हो गया बेंच और नए बेंच ने प्रोसीडिंग शुरू की। तो फिर ये 4-3 से कैसे है? और अटॉर्नी जनरल कोई उसका जवाब उनके पास नहीं था, ना इरफान कादर के पास था और ना ही हुकूमत के किसी और वकील के पास इसका जवाब जो है वो मौजूद था। लिहाजा वो बहस तो उन्होंने सेटल कर दिया आज। तो ये इशू नहीं है। देखिए ये जो दूसरा हमारे मीडिया में ये जो नैरेटिव दे रहे हैं ना कि कोर्ट इकट्ठी नहीं है, भाई कोर्ट इकट्ठी होनी में नहीं चाहिए। अमेरिका में मुझे आप बताएं, आप सारे उनके बड़े डिसीजन उठा के देखें, सारे 5-4 के हैं, कभी भी वहां पे ये नहीं हुआ कि 9-0 से जजमेंट आ गई। जजेस के दरमियान एक डाइवर्सिटी होती है, एक इख्तलाफ होते हैं, यही हुस्न है। हमको ये कोई आर्मी की यूनिट तो नहीं है ना कि एक चीफ ने जो कह दिया बाकी साहब ने उसके ऊपर अमल करना है, होना ही नहीं चाहिए। इस तरह तो फिर लॉ की डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती। अब जो भी है, मंसूर अली शाह साहब ने जो अपना फैसला लिखा है उसमें बड़ी इनोवेटिव चीजें हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस जो हैं ये बात कहना कि नहीं वो सबको यूनानिमस होना चाहिए, ये तो बहुत ही पसमानदा सोच है और इडियोटिक सोच है। ये सारे वो लोग हैं जो मिलिट्री यूनिट से मुतासर हैं कि नहीं क्योंकि वो जनरल साहब ने कह दिया तो सब ने यही लिखना है। ये इस तरह थोड़ा ही होता है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो ज़्यादा इसलिए उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है कि ये टाइमिंग के ऊपर और ये सारा कुछ जो एकदम से हुआ कि ये डिसेंटिंग नोट आए, फिर एकदम से नया कानून आ गया, फिर ये मिला जुला के ऊपर नीचे वो बेंचों से लोग बाहर जज रात निकलने लग पड़े, तो उसकी वजह से ये एक निफाक के इल्ज़ामात या इस तरह के कि जनाब ये कोई सोचा समझा प्लान लग रहा है, इसलिए शक किया जा रहा है। नहीं जी, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। वो तो हुकूमत का चूंकि एक मेला फ्राइडे है। चले ये इसमें अच्छी बात है आपने कही कि वहाँ पे होता है, इख्तलाफात होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर आज नज़र आया कि वकीलों के अंदर वो बहुत ज़्यादा पहले पार्टीजन वो था, मगर अभी क्लियरली नज़र आया, लाहौर में भी नज़र आया, आज इस्लामाबाद में भी नज़र आया, वकला कन्वेंशन में भी नज़र आया कि अब बहुत कसीर तादाद जो है वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के पीछे है, उनको सपोर्ट कर रही है 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर। नहीं, चीफ जस्टिस इस वक्त मोस्ट पॉपुलर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हैं। आप देखें 4 दिन से नेशन सपोर्ट चीफ जस्टिस ये टॉप ट्रेंड है और 1 लाख से अब तो मैं 1.5 लाख हो गई है जो पिटीशन साइन हुई है उनके ऊपर। चीफ जस्टिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है वो अपनी मकबूलियत की मेराज पे है और ये बड़ी कम होता है कि रिटायरमेंट के करीब चीफ जस्टिस किसी को जो है वो इस तरह की पजीराई मिले।
और जिस किस्म के वो फैसले, बड़े फैसले करके जो है वो जा रहे हैं, वो अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाएंगे। और जो भी इस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो कोई जज हो या कोई बार का मेंबर हो या कुछ हो, वो बिल्कुल कौम उसको माफ़ी नहीं करेगी। आज तक देखें, जो लोग फातिमा जिन्ना के खिलाफ जिन्होंने अयूब खान को सपोर्ट किया था, उनके खानदान आज तक शर्मिंदा है। और हम जैसे लोग जो जिनके खानदान मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, हम सीना तान के प्राउडली कहते हैं कि हम उस जंक्शन पे फातिमा जिन्ना के साथ थे। तो ये एक लेगेसीज होती हैं जो कई जो है डेकेड्स और कई 100 सालों चलती हैं। तो आई थिंक इस वक्त तो जो चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा होगा, हिस्ट्री का विलन होगा वो। ये एक तबका है जो कि ये सोचता है कि ये फुल बेंच, वैसे बाय द वे तारीख जिन्होंने नहीं जानते उनको ये नहीं पता कि फुल बेंच जो है 2-3 दफ़ा ही पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। एक 1971 के बाद हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, और बहुत ही अहम पे ये क्योंकि बड़ा क्लियर एंड कट केस है, 90 दिन के ऊपर भाम नहीं है। और मुझे स्वाय गवर्नमेंट के साथ जो अटैच लोग हैं या पॉलिटिशियन या वकील, उनके अलावा मुझे कोई मोतबर वकील नज़र नहीं आया जिसने ये इस पे शक का भी इजहार किया हो। ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। मगर फिर भी लार्जर बेंच भी अगर बनाना हो तो ये इखलाकी या सियासी मामला तो है, मगर आईनी तौर पे तो ये सीजे का इख्तियार है। जब तक कानून बदले वो अलग बात है। वो कानून पे भी देखे ना, बड़ी वाज़ेह वो बात है कि उसको वो आइन में होनी है और सिंपल कानून से ये पावर जो है वो नहीं ली जा सकती। लेकिन इसमें सबसे जो जबरदस्त आर्टिकल है वो तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मरकंडे काटजू, शायद आपकी नजर से गुजरा हो, उन्होंने देखे ना, उन्होंने कहा है कि देखें पाकिस्तान के अंदर बड़ा सिंपल बात है, आप आइन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये केस 5 मिनट से ज्यादा चलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 224, 48 बिल्कुल वाजे है कि अगर नेशनल असेंबली टूटे या प्रोविंशियल असेंबली टूटे 90 दिन में इलेक्शन होने। उन्होंने कहा मैं तो इस पे हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने और अदालतों ने इस पे इतने दिन सुना क्यों है ये केस, एंड व्हाई दे हैव वेस्टेड देयर टाइम। वो तो जो और वो एक बड़े मतलब एक नामवर हमारी रीजन का एक बहुत नामवर वो जूरिस्ट हैं, और पाकिस्तान के ऊपर पहले एजी नूरानी साहब लिखते थे, आपको याद होगा डॉन में आर्टिकल उनके आते थे, वो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। और अब जो इस रीजन में जो बांग्लादेश के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के आइन के ऊपर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मरकंडे काटजू जो है वो अथॉरिटी समझे जाते हैं, और उन्होंने इसमें ऊपर जिस तरह वाजे आर्टिकल लिखे हैं वो आपके सामने। अच्छा साहब, अभी बड़ी ना टाइमिंग की बड़ी बात कर रहे हैं, मैं ये सियासी सवाल कर रहा हूँ कि अभी ये जो चेस बोर्ड पे खेल लगा हुआ है, इसमें आप देखें कानून बना दिया गया है। अब कानून को मेरा ख्याल पास होते हुए मिनिमम कोई 22-23 40 दो दफ़ा सदर साहब 10-10 दिन के लिए रोक सकते हैं, तो 24-25 दिन लगते हैं। अगर ये 90 दिन के अंदर होता है तो इलेक्शन तो शायद हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। वो बहुत राय कर रहे हैं कि अगर कानून पास होगा तो फिर हम उसके अंदर जो है रिव्यू की हमारे पास ये ऑप्शन होगी, रिव्यू के अंदर वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो ये जो उसको जो कानून को चैलेंज होने का वो वक्त जो आएगा और इलेक्शन की क्लोजनेस आएगा, ये कैसे होगा? टाइम फ्रेम ज़रा हमें टाइम लाइन सीधी करके बताएं। कानून पहली बात तो है कि ये जो शिक है ना, ये जो फैसला है इस पर तो वैसे ही कानून अप्लाई नहीं होता जो 184(3) का। लेकिन ओवरऑल भी मेरी जहाँ तक ख्याल है ये तो चैलेंज हो गया है हाई कोर्ट्स में, और कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ये सुप्रीम कोर्ट तक ये बनने की नौबत ही नहीं आनी कानून। आप अगले 2-4 दिनों में देखेंगे जो इस कानून की इतनी कमजोर है लीगली, ये कमजोर कानून है, हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी, ये बनने की नौबत ही नहीं आनी। बहुत बहुत मेहरबानी चौधरी साहब हमें अपने टाइम देने का। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का। अभी आमिर साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी ये जो बेंच का मामला है जिसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां अभी और भी बाकी हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस लाए जाने के हवाले से हुकूमती वज़रा की तरफ से बातें सामने आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं वेलकम करूंगी माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पेंसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आमिर साहब, उनको वेलकम करने के साथ एक सवाल आपके लिए भी, आप चाहे तो उसी सवाल से आगे जाएं। मामला इतना आसान है जितना मुझे फवाद चौथ साहब की गुफ्तगू से लगा कि बस सब दूध और शहद की नहरें और जो कि पीटीआई के लिए, क्या वाकई इतना सिंपल है? इतना आई विश के इतना सिंपल होता और इतना सिंपल होना चाहिए अगर आप आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। पर मैं क्योंकि पेंसोता साहब की प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए कि एक तो मेन स्टेज के ऊपर ड्रामा चल रहा है, दरमियान में साइड स्टोरीज चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस फायद ईसा साहब ने पहले एक फ़ैसला दिया, वो उसके बाद कि जनाब ये सुओ मोटो नहीं लिया जा सकते और ये तमाम उस पर अप्लाई होता है। फिर उसके बाद सर्कुलर रजिस्ट्रार ने दिया, आज उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती और इनको फारिग किया जाए, और गवर्नमेंट ने उनको फारिग कर दिया। साथ फिर एक और साइड स्टोरी चल रही है कि जी जस्टिस फायद ईसा साहब ने, जस्टिस सदात तारिक ने जस्टिस मुज़ार अली नकवी के खिलाफ तहकीकात के आगाज़ के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया। पहले भी ये बात हो रही थी और मैं भी समझता हूँ तफ्तीश होनी चाहिए, मगर अब ये रोज़ की जो साइड स्टोरीज चल रही हैं ये इसके मतलब पहले ज़रा कर लें, फिर मेन स्टोरी भी आते हैं। जी पेंसोता साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आमिर साहब जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं इस पर बिल्कुल आपकी सर बात सही है। देखें, जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी बात दुरुस्त है, उस पर तो एक मेन मूवी या फिल्म कह रहे हैं चल रही है, बट ये जो साइड स्टोरीज चल रही है ना, इन साइड स्टोरीज की लीगैलिटीज देखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जाती तौर पर बहुत एहतराम से, क्योंकि ही इज द सीनियर प्यूनिंग जज, उनका पहला एक्शन जिसमें उन्होंने सुओ मोटो के ऊपर एक जजमेंट पास की वो भी गलत था। मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर सस्टेनेबल नहीं था। दूसरा, जो उन्होंने रजिस्ट्रार के बारे में आज कहा कि जी रजिस्ट्रार साहब जो है वो सर्कुलर इशू नहीं कर सकते और उसके अंदर रीजंस दिए, वो भी गलत है। वो भी चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, 2015 के रूल्स हैं जिसके तहत कोई भी एक्शन अगर प्यूनिटिव लेना है या कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, वो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी से करनी है, उनके बगैर हो नहीं सकते। 2015 के रूल्स हैं। और फिर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कोई बात अभी करते हैं और आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, इन हिज बेस्ट जुडिशियल माइंड करते हैं, लेकिन हमारी जो कैबिनेट है वो रात के 10 बजे और 11 बजे बैठ के भी उनकी बात को पिकअप करके उसके ऊपर एक इलीगल ऑर्डर कर देती है। और वो जो रजिस्ट्रार को रिमूव करते हैं, वो रिमूवल भी 2015 के जो रूल्स हैं उनके खिलाफ है। रजिस्ट्रार को इस तरह रिमूव कर देना वंस अगेन, तो जिसको हम लॉ में कहते हैं टू क्लैंडस्टाइन ऑर्डर, ये भी ज्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि जो साइड मूवीज चल रही हैं ये बेसिकली चल रही हैं टू मेक श्योर कि जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और जो उसकी एक बड़े पर्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिल्म चल रही है, किसी तरह उसको जेपरडाइज किया जाए। और मैं उसमें सिर्फ एक ही किरदार को रिस्पॉन्सिबल समझता हूं, और वो हमारी है फेडरल गवर्नमेंट और हमारी जो कैबिनेट है। वो मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि जो भी कानून से बाहर निकल के, आइन से इनहराफ करके, कानूनी पोजीशन से इनहराफ करके उनको करना पड़े, वो करके भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कल के फैसले को जेपरडाइज किया जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी नवीद नहीं है जो वो सेट कर रहे हैं। ये आज तो इधर से गुजर जाएगी, कल उनको भी हॉन्ट करेगी। और ये गवर्नमेंट्स तो सेम नहीं रहती। ये पोजीशन जो प्रेसिडेंट्स आप सेट करते हैं, दे कंटिन्यू टू हॉन्ट यू फॉर इयर्स। मगर वो गवर्नमेंट और जो है कैबिनेट की आपने बात कर दी, मेरा ख्याल इसके पीछे भी काफ़ी और लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, उनकी हमायत के बगैर ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मगर अभी गेम प्लान बड़ा सिंपल हो गया है, लाइंस आर ड्रॉन, क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया है कि फ़ैसला जो 90 दिन के उसमें आ रहा है, और उन्होंने अपना भी लाएमल बता दिया ओपनली। जो आज पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हुई हैं और बाहर तकरीरें हुई हैं, उन्होंने कहा जी कम वक्त में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, उजलत में किया हुआ फैसला। और बिलावल साहब तो इस हद तक गए हैं कि जनाब ये अगर फुल बेंच के बगैर फैसला आया तो ये फिर एमरजेंसी या मार्शल भी लग सकता है। तो वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि चाहे यहाँ पे मार्शल लग जाए, और पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है, याद रखें। तो ये फिर क्या होगा? आप क्या देखते हैं कि इतनी डिफाइंस जब आ रही हैं तो 1 2 3 क्या स्टेप्स होंगे अदालत के पास? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस कि जो सुप्रीम कोर्ट से बायकॉट करने का मामला है, इसकी कोई कानूनी पोजीशन मौजूद नहीं है। बायकॉट्स जो है वो प्रोसीडिंग से किए जाते हैं जब आप दो सियासी जमातें लेट से आपस में बात कर रही हैं। इलेक्शन से बायकॉट हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि मेरा सुबह उन्होंने वैसे दोहराते रहेंगे अदम एतमाद है, हमें बायकॉट नहीं है, अदम एतमाद है।
मैं उससे बात उन्होंने बाइकआउट से शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको अदम एतमाद पे किया। देखिए अदम एतमाद जो है, जिसको आप कहते हैं कि आप जज के अंदर अपनी बायस एलेज करके आप कहते हैं बेंच के ऊपर आप अपना अदम एतमाद शो करते हैं, तो उसके ऊपर कानून ये है कि सब्सटैंशियल बायस आपने एलेज करनी होती है, और वंस अगेन फैसला बेंच का ही होता है या उस फाजिल जज का होता है जिसके ऊपर आप बायस एलेज कर रहे होते हैं। उसकी मर्जी है कि वो सुने या रिक्यूज करे। ये नहीं हो सकता कि वो रिक्यूज ना करे तो उसके बाद आप कहें जी कि मैं ये नहीं मानता वो नहीं मानता। किसी भी तरह किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनहराफ जो है वो आर्टिकल 189 भी, आर्टिकल 190 भी, दोनों आर्टिकल्स की वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 187 में कंप्लीट जस्टिस करने का एक इख्तियार मौजूद है, जिसमें वो दे कैन टेक एनी ऑर्डर, दे कैन पास एनी ऑर्डर टू मेक श्योर कि कंप्लीट जस्टिस हो जाए। तो कल को ये ना हो, जो कि बहुत अच्छी नवीद नहीं होगी, क्योंकि पास्ट में जब भी वज़ीर आज़म गए हैं, वो मैं उसको पर्सनली इतना अच्छा नहीं समझता। एक पॉलिटिकल ओहदा है, उस पर लोगों को इस तरह अदालतों से रिमूव नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा काम होता है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, बिकॉज ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द मोमेंट। तो अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जेपरडाइज होगा, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं और कोर्ट उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई कर सकती है, और कोई भी अगर उनको कन्विक्शन हो गई तो ही कैन बी रिमूव्ड एज द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, वो इस वक्त तो नज़र ये आ रहा है कि वो हीरो बनना चाहते हैं। वो वहाँ, क्योंकि इस वक्त जो जिस तरह की सूरत हाल बाहर सड़कों में नज़र आ रही है कि उनको ये शक है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ है, तो वो उनको भी कोई कॉज चाहिए। तो ये बड़ी आइडियल कॉज है कि जी हमें साजिश करके जजों ने जो है पनामा पे बुलाया था और कामा पे निकाल दिया। ये बिल्कुल इस राह पे नज़र आते हैं। मगर आपने बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ यूज़ किया, सब्सटैंटिव। तो ये जो बहाने दिए जा रहे हैं कि पैसा नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, इसके अंदर भी क्या अदालत को सब्सटैंटिव प्रूफ नहीं चाहिए? देखिए जी, अदालत तो आज किसी हद तक सेटिस्फाई हो गई है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, ही हैज बीन अनएबल टू सेटिस्फाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंसेस का इशू। और अगर मान भी लेते हैं कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, आइडियली स्पीकिंग, जो एक नुक्ता कोई भी नहीं उठा रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सारे रीजन सदर साहब के सामने रखने थे डेट रखने से। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद सर्टन करके ये काम नहीं करना था, लेकिन उन्होंने किसी के आगे नहीं रखे। और मान लेते हैं कि रीजन ठीक भी हैं, इवन देन जो आपका फेडरल कंसोलिडेटेड पूल फंड होता है उसमें हर वक्त ये रकम मौजूद होती है, और 20 जो अरब है, ये तो कोई ऐसी रकम ही नहीं है। जहां उन्होंने कहा कि 1500 अरब का खसारा है, तो 1520 अरब का हो जाएगा। सवाल ये है कि आपको फ्रेश मैंडेट की जरूरत है, क्योंकि इस खसारे को, इस फिस्कल डेफिसिट को, इन तमाम चीजों को डील करने के लिए भी यू नीड फ्रेश मैंडेट जो कि आए और आके इसको टैकल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट सेटिस्फाइड विद फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिप्लाई कि जी हमारे पास ऐसे फंड्स मौजूद नहीं। और उस पर जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने उनको काफी ग्रिल किया है कि ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर कोई कल फैसले में जिक्र जरूर आएगा, और वो है लॉ एंड ऑर्डर, जिसको सेक्रेटरी डिफेंस ने रेज किया, बिकॉज वो एक ऐसा कोजेंट मसला है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब भी समवट कन्विंस थे कि इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे कन्विंस किया जाए। अगर तो कोई ऐसी रिपोर्ट फाइल हो जाती है बाय सेक्रेटरी डिफेंस जिसको देखकर चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि ऊपर नीचे डेट की जा सकती है, क्योंकि 90 डेज से तो हम बियॉन्ड हैं अब, तो वो काम हो सकता है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये रिपोर्ट्स जो हैं ये बिल्कुल फ्रिवलेस हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई खातिर खा फर्क आएगा और दोबारा कल इंश्योर होगा कि जो डेट बनती है उसी के अंदर इलेक्शन हो। अदालत ने आज ये भी कहा कि ये क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को ये हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे तो अपनी जान छुड़ा ली कि अगर जनाब ये सारी चीज़ें हमें मैसर कर दी जाएं तो हम 90 दिन के अंदर कराने के लिए तैयार हैं। मगर इससे पहले जो बुनियादी केस ये जो चल रहा है वो इस बारे में है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था कि वो 30 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड की हुई डेट जो है और सदर की डिसाइड की हुई डेट को वो 8 अक्टूबर तक ले जाएं? तो इससे क्या उनकी वो बच जाते हैं या उनकी सर्जनिश होगी तो क्या हो सकती है? देखिए जी, एक जो सबसे बुनियादी नुक्ता इस प्रोसीडिंग्स में देखने वाला था वो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो डेट आगे कर दें, जो कि आपने बात की है। मेरी जाती राय में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर सेक्शन 58 में नहीं है। वो ऑल्टरेट शेड्यूल की पावर जरूर है, ये पोस्टपोनमेंट और 4-4 महीने आगे करने की पावर नहीं है, क्योंकि उन्होंने आइन के रियाल में रह के, आइन का जो विजडम है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, उसके अंदर रह के बात करनी है। वो इंटेंट है 90 दिन का, तो 90 दिन 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये कहना
कि जनाब उसको उठा के अक्टूबर में ले जाएं, ये कहीं से भी जो है आइन के अंदर दर्ज नहीं। और इसको साथ लिंक करना आर्टिकल 224 के साथ कि जी तमाम असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे हैं, वो बिल्कुल 224 में नहीं लिखा हुआ। तो इनको आइन में हर वो प्रोविजन और हर वो मीनिंग नजर आता है जो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो लिखा हुआ है वो इनको बिल्कुल नजर नहीं आता, और वो कहते हैं कि नहीं जी इसको छोड़ें, जो नहीं लिखा हुआ उसकी तरफ जाएं। वो शायद फ्रेमर्स ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 18th अमेंडमेंट है, उनका जो शायद मंशा है वो ये थी। तो ये तो फिर बिल्कुल सरासर मजाक करने वाली बात है आइन के साथ। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पावर इन माय हम्बल व्यू डजंट हैव दिस पावर टू डिले द इलेक्शंस या जो इलेक्शन की नई डेट अनाउंस करना है। उन्होंने आइन के पाबंद है, ये एक लोकल प्रोविजन से वो आइन को सबवर्ट नहीं कर सकते। बेयर मिनिमम जाहिर है वो 3-4 माह तो नहीं हो सकता। और सदर साहब ने जो फरमाया है कि मुझे तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं नज़र आते। तो माई रियल क्वेश्चन वाज कि इनको जो ये इन्होंने क्लियरली अगर मुबैना तौर पे वायलेशन की है आइन की, खुद डेट अनाउंस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 8 अक्टूबर की, तो क्या इन पे जो है इलेक्शन कमिश्नर की कोई सरजनिश हो सकती है, डिसमिस हो सकते हैं? क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट राह इख्तियार करेगी? देखिए जी, अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पर आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट एक्सटेंड की है, उस डेट एक्सटेंड करने में मेला फिडे है कोई या कोई गैर कानूनी अमल दखल है, और वो भी दीदा दानिस्ता तौर पर है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड पर मौजूद थी जिसमें सारे कन्फाइंस लिखे हुए थे। और उस जजमेंट के बारे में इलेक्शन कमीशन ये खुद कह चुका है कि 3-2 का फैसला है, लिहाजा हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट भी इस प्रेमिस पर कर दिया कि जी हम समझते हैं 30 अप्रैल की डेट है, जिस पे लॉ एंड ऑर्डर को भी कंसल्ट किया होगा, फाइनेंस को भी कंसल्ट किया होगा, तमाम चीजों को। अब अचानक 24 घंटे 48 घंटों में कौन सी ऐसी क़यामत बर्पा हो गई कि वो डेट उठा के उन्होंने 8 अक्टूबर कर दी। और आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर आप इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पढ़ें तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी इन सारों ने हमारा साथ नहीं दिया, और वर्ड्स यूज करते हैं दे हैव नॉट बीन एबल टू असिस्ट अस। वो नजर आ रहा है कि किसने ड्राफ्ट किया हुआ है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के शूज में जाएं और उनको कोई सपोर्ट ना करे तो दे शुड हैव रिटन कि दे वर नॉट अनएबल टू और दे डिड नॉट सपोर्ट अस। उन्होंने लिखा है दे हैव नॉट बीन एबल टू, वहां उनको भी बचाते जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को, साथ साथ अपनी भी बचत कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता। ये अगर कुछ होगा तो एक ही चीज है, और वो आइन की सुप्रीमेसी। और मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल इस वक्त इज इन कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर सर्टनली ट्रांसग्रेसिंग दैट, और इनहराफ है बड़ा सीरियस आइन से। ये जो सोच लगती है पीडीएम की कि उन्होंने जो कानून बनाया है 184(3) के ऊपर, तो उनकी तरफ से ये किस्म का इसका डिफेंस बनाया है कि अगर ये फैसला हमारे ख़िलाफ़ आता है तो वो हम उसको रिव्यू करवा सकेंगे अपनी मर्ज़ी का। 2 क्वेश्चंस। 1 कि इसके अंदर टाइम फ्रेम आ जाता है कि जनाब ये कितने दिन में, इस पर 20-25 दिन लग जाते हैं, और अगर 90 दिन के अंदर 30 अप्रैल को इलेक्शन होता है, क्या ये उससे पहले इलेक्शन हो चुके होंगे? 2 कि अगर इसको अदालत जो है, अदालत के पास ये इसको रिव्यू करती है अदालत, तो वो क्या इस दौरान के पैरेलल उस पर किया जाएगा कि जब ये कानून पास हो जाएगा और फिर कोई उसके बाद जाएगा? देखिए, अगर तो कानून पास हो जाता है और उस कानून को वो सस्टेन भी कर जाता है, फिर तो राइट ऑफ अपील मौजूद है, फिर रिव्यू से भी बात आगे चली जाती है। रिव्यू तो अभी भी कानून में हमारे मौजूद है, आर्टिकल 185 में रिव्यू तो ये बेसिकली आई थिंक 180s में मौजूद है रिव्यू, जो ये रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन जो राइट ऑफ अपील है वो अगर कानून पास हो जाता है तो उसके बाद आ जाएगा, और अपील के अंदर बेंच भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अपील वही बेंच नहीं सुन सकेगा अगर हम अस्यूम करें कि अपील का राइट मिल जाता है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ अगर तो ये लॉ पास हो भी जाता है तो ये इट विल नॉट होल्ड फील्ड, बिकॉज ये लॉ जो है, जिस तरह मैंने आपके साथ एक तो पहले भी डिस्कशन में कहा था कि इट इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। बट आर्टिकल 191 में उनके पास ये पावर्स नहीं है जो उन्होंने कानून इंप्लीमेंट किया है, बट उसकी मकसद यही है कि राइट ऑफ अपील दे दिए जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो साबका जितने फैसले हैं उनमें जहां जहां उन फैसलों से वो अफेक्ट हो रहे हैं वो उनको राइट ऑफ अपील में ले जाके, और शायद उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जब जस्टिस बंदयाल साहब चले जाते हैं तो शायद जो दूसरे बेंचेस हैं उनका व्यू इस पर डिफरेंट हो, बिकॉज उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं थ्रू वेरियस जजमेंट्स, तो दे आर जस्ट टेकिंग अ चांस। मेरा जाती व्यू ये है कि अगर तो कानून और उसके मुताबिक चलेंगे तो उन बेंचेस के पास भी ऑप्शन नहीं रह जाएगी अपील में किसी किस्म की पावर को एक्सरसाइज करने की, अस्यूमिंग कि लॉ
बन जाता है। बट ये सारी की सारी चीजों में बहुत ज्यादा assumptions है। मेरा नहीं ख्याल ये लॉ पास होगा, या ये लॉ अगर पास हो भी जाए तो प्रेसिडेंट साहब शायद ये भी सोच सकते हैं कि इसको आर्टिकल 186 में रेफरेंस बना के भेज दे सुप्रीम कोर्ट को कि ये जी मेरे पास चीजें आई हैं, इस पर हम आपका व्यू चाहते हैं बिफोर आई अलाउ दिस लॉ, और वो 5-6 दिन 10 दिन का जो टाइम है उसको यूज कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब लॉ बन जाए तो उसको फॉर्मली चैलेंज कर दिया जाए बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि ये बताएं कि क्या आइन से मुतसादिम तो नहीं है, अगर है तो उसको भी डिक्लेयर किया जाए, या इलीगल है या जो भी है। तो आई थिंक काफी कुछ अभी होना है। अभी ये भी चीजें अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए तो काफी चीजें ठंडी हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत कुछ होना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। जो बात पंसोता साहब ने की, हमें याद रखना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत में ये बात की है कि इलेक्शन एक साथ तो पूरे मुल्क में बड़ा जबरदस्त आइडिया है, मगर 2 सूबों की असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। अगर विफाकी हुकूमत यकीन दहानी करा देती है इलेक्शन की तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। ब्रेक से वापस आके इसी चीज के ऊपर आमिर साहब का तजिया लूंगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, ये जो अदालत का फैसला है, कल 3 रुकनी बेंच जो फैसला सुनाने जा रहा है, मुतवक्किल फैसला कुछ भी हो सकता है। ये जो बहस चल रही है जी, फुल बेंच होना चाहिए तो ही काबिल कबूल है, ये तो फिर वहीं का वहीं मामला है, इसको तो फिर कबूल किया ही नहीं जाएगा। फुल बेंच तो मैंने आगे बताया कि बहुत बड़े मसलों पर 2-3 दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। तो लार्जर बेंच का भी बात यह है कि ये एक इखलाकी तौर पे या सियासी तौर पे लोगों की तसल्ली के लिए, इत्तेफाक राय के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम भी कह रहे थे कि है, मगर ये आइनी तौर पे ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और वो जो इस्तेमाल नज़र कर रहे हैं वो आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं, वो ज़मीनी हक़ाइक़ इसमें ज़रूर देख रहे हैं कि हालात जो हैं उसके अंदर एक नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका है, गवर्नमेंट का ज़ाहिर है, फिर इस्टेब्लिशमेंट का नज़र आ रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका जो कि जजेस का, जो कि मुझे तकलीफ़ ये है कि उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बड़े बासूल जज हैं, बड़े ताकतवर जज हैं, और उनका इख्तलाफ जो है वो असूली है 184(3) के ऊपर। और हमारे जैसे और बेताशा ये बार्स ने उन बहुत ज़्यादा 90 डेज़ के इलेक्शन की तो बात की है, ये किसी ने नहीं कहा कि जी हम 84(3) के ऊपर जो है, मगर इस वक्त करना वो अगर वो किया जाएगा तो हिस्ट्री में शायद जो है उनको ये जज किया जाएगा, अभी भी जज किया जा रहा है कि एक असूल की इसलाह के लिए करते हुए जो 90 डेज़ की आपकी आइनी शिक है उसकी वायलेशन की जाएगी। और शायद हिस्ट्री, मेरा ख्याल है तारीख ने जिस तरह उस वक्त सज्जाद अली शाह को जैसे भी जज किया, आप सज्जाद अली शाह साहब जो हैं सब मानते हैं कि ही वॉज ऑन द राइट। तो शायद ये जो मौजूद जज हैं जो कि उनका असूली इख्तलाफ है, शायद तारीख के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ाया करेंगे, जिस तरह पढ़ाई जाती है ना, मौलवी दिन केस पढ़ाया जाता है, तारीख को पढ़ाया जाता है, डोसो केस पढ़ाया जाता है, आसफा जिलानी केस पढ़ाया जाता है, इस तरह बला 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 इस तरह हिस्ट्री चलती है जो मुख्तलिफ मेजर केसेस है पाकिस्तान के। तो ये केस जब पढ़ाया जाएगा तो इन जजेस का इनके असूली मौक़िफ़ के बावजूद, क्योंकि ये इससे इस वक्त सूरत हाल इस तनाजुर के अंदर इसको डिफरेंटली लिया जाएगा कि ये रुकावट बने, ये इस तरह लगे कि ये कॉम्प्लिस थे, मुबैना तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि कॉम्प्लिस थे कि जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट जा रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन सही है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब यहाँ पर यह भी है कि कल जो भी फैसला है, जिस तरह से मैं बार बार कह रही हूँ, अगर अदालत मुअज़्ज़ज़ अदलिया ये फैसला, इस किस्म का कोई फैसला सामने आ जाता है कि 90 डेज में ही होगा, लेकिन कुछ तवालत इख्तियार कर लेता है, 2-3 महीने तक बात आगे बढ़ जाती, तो क्या पीटीआई इसको एक्सेप्ट करेगी? ये अपनी जगह पर सवाल है। 2-3 महीने तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं आप और मैं तो नहीं बहस कर सकते, मगर क्योंकि गवर्नमेंट जो है फ़र्ज कर चुकी भी है और उन्होंने ओपनली कहा कि हमें फैसला जो ये अगर आया तो ये कबूल नहीं होगा, ये जो है वो रेफरेंस की बात राना सनाउल्लाह साहब जो से बयानी में दे देते हैं, पता नहीं उसका आईनी तरीकाकार क्या होगा कि वो कैसे दायर करेंगे। तो उसके बाद कोई आज पता नहीं, इस वक्त चल रही है कैबिनेट की मीटिंग में, इसके अलावा भी पता नहीं उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है, तो ओपनली नज़र आ रहा है कि वो डिफाइंस तो करेंगे, मगर देखना ये होगा कि ये डिफाइंस से क्या फ़ायदा होगा या नहीं। मैंने आगे कहा है कि अब मुझे जो शक पड़ता है कि वो उनके पास कॉज नहीं है इस वक्त,
तो वो आगे भी उनको जो वोट को इज्जत दो था ना, उससे दोबारा रीसर्जेंस हुई थी नून लीग की, तो वो इसमें शहीद बनना चाह रहे हैं कि जनाब ये देखें ये फैसला भी हुआ जजों में निफाक लड़ा के हमारे साथ ये साजिश हुई है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ रहा है कि उनको सिलेक्टेड कह रहे थे, वो इनको इम्पोर्टेड कह रहे थे। तो इस जंग का, लड़ाई का तरीका आइन के अंदर जो दिया हुआ है वो 90 दिन का है, फैसला अल्टीमेटली उस पर ही होना है, वही उस पर ही होना है। तो बाकी अगर वो फिर वो जाहिर है वो शहादत का देखते हैं कि अवाम इसको कबूल करती है शहादत को कि नहीं करती। मगर वकला बरादरी जजेस के लिए बड़ी मैटर करती है। जजेस का नंबर चाहे 15 में से 6, 7, 8, 5 जो भी अब कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें कि इस वक्त नफाक है असूलों के ऊपर। तो मगर वकला की तो ये जो बार्स होती हैं इनकी, ये पाकिस्तान जो बार काउंसिल होती है, ये बड़ी छोटा सा इदारा है, ये मेरे 2-2.5 हज़ार होती हैं, मगर इसकी तादाद जो है बार्स की जो है ये शायद हज़ारों से ज़्यादा लाख तक से चली जाती है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों का भी शुक्रिया। कल जो भी फैसला आए मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से वो पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतरीन होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।